अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है 2021, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो ये आप पेपर भी देख सकते हैं 2021 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कीपिंग द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन तुर्किश पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को इसके अपने फीचर्स बताने हैं। ठीक हो गया। इसका यहाँ जो डेमोक्रेसी है, इसको हम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अच्छा, कीपिंग द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन तुर्किश पॉलिटिक्स। तो आप कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात है आपने रिलैक्स रहना है। आप क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार इसको देखें, पढ़ें, उसके बाद इसको डिवाइड करें। ठीक हो गया। और इन चीज़ों को डिवाइड करने के बाद आप देखें कि क्या आपको ये चीज़ें आती भी हैं। ठीक हो, क्योंकि समटाइम्स आप जल्दी करते हैं, इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, इतनी ज़्यादा तैयारी के बाद भी वो क्वेश्चन, वो नंबर उनके कम आ जाते हैं या कोई और मसला बनता है। वो सिर्फ ये वजह को इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये जो चीज लिखी हुई है फीचर्स ऑफ तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इसको अच्छे तरीके से देख लें क्या कहते हैं इसमें। पहले तो उन्होंने पूछा कि फीचर्स बताएं, किस चीज के बताने हैं? तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि तुर्किश की जो डेमोक्रेसी है तुर्की में, उसके आपने फीचर्स बताने। तो देखा जाए डेमोक्रेसी तो अक्सर लोग समझते एक ही है। ठीक है। तो इससे पहले इसके लिए आपको वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और उसके बारे में ये देखना है वहां पर डेमोक्रेसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है और किस तरीके से काम करती है, और किन बुनियादों पर वो दूसरी जो एक डेमोक्रेसी है उससे किस तरह डिफरेंट है। यहाँ पर अगर उन्होंने लिख दिया ना तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर आपने तुर्की में जो डेमोक्रेसी नाफिज है या डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपको वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम मालूम होना चाहिए, कैसे काम करता है, वहाँ के इदारे कैसे काम करते हैं। तो ये आप तमाम चीज़ों को उन्हीं बुनियादों पर इसका आंसर करेंगे। कीपिंग द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन तुर्किश पॉलिटिक्स, और आपने ये चीज़ भी बतानी है कि जेन में रखनी है कि वहाँ पर जो आर्म फोर्सेज, आर्मी का क्या असर व रसूख है। तो ये वाली जो चीज उन्होंने ऐड की है, डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ आर्म फोर्सेस इन तुर्किश पॉलिटिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए या उसका जो उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए चीजें होती हैं। ठीक हो गया। ये कोई इजाफी चीज नहीं। इस चले मैं आपको दोबारा बता दें तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा गया है तुर्की के, और साथ में आपको थोड़ी बहुत ये डिटेल भी लिखनी होगी कि वहां की आर्मी का वहां के पॉलिटिक्स के साथ, यानी कि सिविल मिलिट्री रिलेशन के बारे में पूछा गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक हो गया। बस इसको इन्होंने घुमा फिरा कर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बनाया। ठीक हो गया। आप जिस तरह मर्जी इसको स्टडी कर ले, इसका आंसर सिर्फ इन्हीं बुनियादों पर। तो चले यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करना है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और आर्मी और सिविल मिलिट्री रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वहां का पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से पहले हम जस्ट सिंपल सी उसकी हिस्ट्री पर थोड़ी नजर डालते हैं कि वहां की तारीख क्या थी। जो तुर्की है आज का मौजूदा, ये इससे पहले ये हिस्सा किस चीज का था? ऑटोमन एम्पायर, यानी कि खिलाफत उस्मानिया जो इतनी बड़ी थी वो उसका एक हिस्सा था, जो बेसिकली मरकज यहीं पर था। आप देख ले, ये जो इस्तांबुल है और अंकारा जो है, ये अंकारा तो अभी इसका कैपिटल है, उसके अलावा इस्तांबुल बहुत ही मशहूर तारीखी शहर है, इसको कंस्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। वहां पर बहुत तारीखी मुकामात भी हैं। ठीक हो गया। तो ये जो इलाके थे, ये जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये उसके बुनियादी और उसके कह लें कि कैपिटल की हैसियत रखता था। ये जो तुर्की का पूरा इलाका है ना, ये जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये उसके लिए एक कैपिटल की हैसियत रखता था। जब ये खिलाफत उस्मानिया वर्ल्ड वार 1 हुई, तो ये जंग अज़ीम में नाकामी की वजह से ये ब्रिटिश के अंदर आ गई, उसकी एक कॉलोनी की हैसियत बन गई।
तो बरसगीर पाको हिंद से भी बाकायदा तहरीकें उठी हर जगह से कि काइंडली इसको आप छोड़ दें, इन मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को रहने दें, इन खिलाफत उस्मानी को मत ख़त्म करें। मगर उनका मकसद यही था कि इसको ख़त्म कर दें, कल कला ये फिर पावरफुल ना हो जाए। तो जब उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये जो तुर्की वाला जो इलाका था वहां पर आपको पता है, क्योंकि वो एज अ कैपिटल था, वहां पर उनकी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस भी थे, बहुत ज्यादा कह लें कि जो पॉलिटिकल पर्सन जो थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वो वहां पर थे। उसके अलावा वहां के जो आर्मी का असर रसूख वहां पर कुछ ज्यादा था। तो जब इसको अलग किया गया, वहां पर हर सब चीजों को ब्रिटिश की कॉलोनी बना लिया गया, तो तुर्की ने वहां पर तुर्क कौम ज्यादा बात, तो उन्होंने कहा कि हमें आजादी दे दे। ब्रिटिश को कहा कि हमें यहाँ से निकल जाओ, हमें आजादी दे दो। तो ब्रिटिश आजादी नहीं दे रहा था, तो जिसकी बुनियादों पर वहां पर बगावतें शुरू हो गई। तो वहां की जो आर्मी थी उसने बाकायदा बगावतें शुरू कर दी। जो ग्रैंड नेशनल असेंबली थी, ये 1920 में इसकी बुनियाद रखी उन्होंने। वहां के जो लोग थे, आर्मी के थे या सियासतदान थे, जो उन्होंने उसको एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बना लिया। उसका जो फर्स्ट स्पीकर था उसका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क। बेसिकली इसका नाम मुस्तफा कमाल पाशा। ये अतातुर्क उसको एक लकब दिया गया। अतातुर्क का मतलब तुर्क कौम का बाप, ये इस पर्सन को कहा गया। तो इसके लिए हम इसकी थोड़ी स्टडी, इसकी भी हिस्ट्री देख लें। मुस्तफा कमाल पाशा जो था, ये वहां की आर्मी का एक सीनियर पर्सन था, जनरल था, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा कह लें कि क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी था। इसके बारे में कहा जाता था इसने पूरी जिंदगी में अपनी कभी भी किसी भी जंग में नहीं ये हारा था। ठीक, ये वर्ल्ड वार 1 के दौरान भी मुख्तलिफ महाजों पर ये जंग लड़ रहा था। तो जब ये इन्होंने ग्रैंड नेशनल असेंबली बनाई, बगावतें बाकायदा शुरू हुई, तो ये भी इन्हीं का हिस्सा बन चुका था। तो जब ये बगावतों के दौरान इसने ब्रिटिश आर्मी के साथ इनकी झड़पें हुई, बाकायदा लड़ाई झगड़ा हुआ जो भी, तो उस दौरान ये ब्रिटिश से जीत गए। ठीक हो, तो इस तरह तुर्की ने आज़ादी हासिल कर ली। तो ग्रैंड नेशनल जो असेंबली थी इनकी, इन्होंने पहले इसकी बुनियाद रखी थी 1920 में। तो उसका जो फर्स्ट स्पीकर था, स्पीकर जो था वो भी इसको नॉमिनेट किया गया, ये जो था मुस्तफा कमाल पाशा। तो जब इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, खिलाफत ख़त्म हो गई, तो इन्होंने इसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये जब तक जिंदा रहा, आई थिंक 1938 तक ये जिंदा रहा, तब तक ये तुर्की का ये प्रेसिडेंट रहा। ये इतना बड़ा अरसा था। तो कुछ उसके अलावा कुछ और भी वजूहात हैं। ये जो पर्सन था ये आर्मी से था, उसके अलावा एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी था, उसके अलावा ये जंगो जदल का ये माहिर था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, कमांडर था। तो ये आर्मी में बहुत ज्यादा मशहूर था, आर्मी इसको अपना हीरो कहती थी। उसके अलावा इसको अतातुर्क का खिताब भी दिया, यानी कि तुर्क का बाप, कि इसने तुर्क कौम को बचाया है और तुर्की को बचा लिया ब्रिटिश से। तो इस तरह ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। जिस तरह हमारे यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इस तरह ये था। तो जब ये इतना फेमस हो गए और प्रेसिडेंट भी बन गया, तो ये एक सेकुलर और लिबरल आइडियोलॉजीज को फॉलो करता था। तो इसने कहा कि हम रिलीजियस से अगर दूर रहेंगे तो हम ज्यादा तरक्की करेंगे। तो इस तरह इसने, ये एंटी रिलीजियस भी इसको कहा जाता था। सिर्फ यही नहीं कि इसने कहा कि हम मजहब को अलग कर देते, मगर इसके अलावा इसने मजहब के खिलाफ भी बहुत ज्यादा काम किया। इसने कहा कि इसने मस्जिद मदरसा वगैरह इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, बाकायदा खानकाहों पर पाबंदी लगा दी। वहाँ पर सूफीज़म जो आजकल के आप ड्रामे देख लें, चलें इसके ऊपर बाद में बात कर दें। अच्छा, इसने जो ये बुनियादी रख दी ये जो सेकुलर स्टेट की, तो इसको तो कोई उस वक्त चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी भी इसके साथ थी, बल्कि ये आर्मी का हीरो था। तो उसके अलावा आर्मी ने इस चीज को समझ लिया कि हम इन चीजों को सिक्योर करेंगे। उसकी जो आइडियोलॉजी, इसको कमालिज्म भी कहा जाता है। ये इसके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। ये एक मरतबा CSS के क्वेश्चन में भी आए थे कि कमालिज्म क्या है, इसके क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 6 इसके पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। रिपब्लिकनिज्म, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, लेसिज्म, स्टेटिज्म, रिफॉर्मिज्म। ठीक हो, ये तमाम के तमाम सेकुलर बुनियादों पर हैं और लिबरल बुनियादों पर। तो
ان چیزوں کو لے کر چلتے ہوئے آرمی جو تھی وہاں کی جو ملٹری ہے وہ ان چیزوں کو کہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی پرسن کل کلام مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات کے بعد بھی اس کی آئیڈیالوجی کو اگر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ملٹری سامنے آتی ہے اور اس پرسن کو, اس پولیٹیکل پارٹی کو یا جو بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو ختم کر کے, ڈسمس کر کے نئی گورنمنٹ کو بنا دیتی ہیں تاکہ وہ اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال وہاں کے تو کانسٹیٹیوشن میں بھی اس چیز کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جو آئیڈیالوجی تھی لبرلز, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو یہ چیزیں ہم بنیاد بتا رہے ہیں, یہ میں ابھی ہسٹری لے کر چل رہا ہوں. ٹھیک, اب ہم اس کے آتے ہیں ترکش ماڈل آف ڈیموکریسی. ٹھیک, وہاں پر ڈیموکریسی تو تھی مگر اب وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. مگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مکمل ہسٹری یہاں پر ڈسکس کروں. تو یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا تھا یہ ویسٹرن جو تھاٹس کافی زیادہ انفلوئنس تھا, خاص طور پر جو فرینچ ریولوشن تھا اس سے بھی بہت زیادہ متاثر تھا. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ ڈیموکریسی یہاں پر نافذ تھی. کہتے تو وہ ڈیموکریسی تھے مگر یہ ڈیموکریسی اس طرح زور زبردستی سے تو کہیں پہ بھی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. آپ اس کو کمیونزم سسٹم کہہ سکتے ہیں یا انارکزم کہہ سکتے ہیں یا بادشاہت کہہ سکتے ہیں, مگر ڈیموکریسی ایسی نہیں ہوتی. ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل, جس میں لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے, لوگوں کے اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین وہاں پر نافذ ہوتے ہیں, نہ کہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ گورنمنٹ. جو مصطفیٰ کمال پاشا تھے یہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح وہاں پر رول کر رہے تھے, اور ان کے بعد اس ڈکٹیٹرزم کو مینٹین کر سسٹین کنہوں نے کیا؟ وہاں کی آرمی نے, جن کا یہ بہت بڑا ہیرو تھا. تو ڈیموکریسی کے لیے لازمی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ایک پرسن کو اپنی مرضی سے الیکٹ کرے اور وہاں کے قوانین بھی انہی کی مرضی کے مطابق بنے. اچھا, جب وہاں کی تو اس طرح ہم اس کو ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے, تو مگر انہوں نے تو اس کو ڈیموکریسی کہا ہوا تھا. تو جب یہ چیزیں چلتی رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز کو اتنا دبائیں گے تو پھر ابھرے گی. جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد جو اس کے جانشین تھے, ٹھیک, تو انہوں نے کیا کیا, وہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم پر چلے گئے, مذہب کے مزید خلاف چلے گئے. وہاں پر اذان پر پابندی لگا دی کہ وہاں پر ترکش زبان میں بھی آپ اذان دیں گے, عربی زبان پر بھی پابندی لگی. اس کے علاوہ وہاں پر جو مزید مسجدوں وغیرہ کو بھی کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں کو پر ان کو بند کر دیا گیا. مدرسوں میں بھی وہاں پر سنگل کریکولم, اس طرح کی کافی زیادہ تبدیلیاں لائی گئیں. تو اس کے علاوہ یونیورسٹیز وغیرہ میں جو گورنمنٹ آفیشلز انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پر بھی برقعے پر بھی پابندی لگا دی. تو جب اتنا یہ ایکسٹریم پر چلے گئے تو ادھر پر جو مذہبی طبقہ تھا جو ان کو کافی دیر سے اس طرح دبایا جا رہا تھا, تو انہوں نے ابھر نہیں تھا کسی نہ کسی طریقے سے. اور جب وہاں پر آپ نے ڈیموکریسی کہی ہے, وہاں پر ڈیموکریسی میں تو لازمی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, وہ الیکشن میں آتی ہیں. تو جب اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو رہی تھی مگر جو آرمی تھی وہ فورس فلی یا کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کو آگے نہیں آنے دیتی تھی. الیکشنز میں 2 نمبری کرواتی تھی یا جس طرح مرضی کروا کے. تو جب وہاں پر جو مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز خود کو ایز اے لبرل پارٹیز کہہ کر سیکولر کہہ کے آتی تھی مگر ان میں مذہبی جو لوگ ہوتے تھے تو وہ آہستہ سے مذہبی پابندیاں انہوں نے کم کرنا شروع کر دیں. ایک پارٹی جب انہوں نے فرسٹ مارشل لا وہاں پر لگا تو ایک پارٹی نے جب وہاں پر مساجد وغیرہ جو ان پر پابندی ان کو اجازت دے دی کہ آپ کھول سکتے ہیں, اس کے علاوہ مدرسے وغیرہ, تو ان کو آرمی نے کیا گیا وہاں پر مارشل لا لگایا, ان کو فارغ کر کے ایک آرمی کا جو ڈکٹیٹر تھا پرسن تھا تو اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنا دیا. تو مگر اس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے رہے, بہت زیادہ قتل و غارت, وہاں کی ان کی کرنسی بہت زیادہ کمزور ہو. مگر آرمی نے دیکھا کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا, پھر انہوں نے ایک گورنمنٹ الیکٹ کی. تو وہ پھر اس میں بھی مذہبی عناصر تھے تو اس کو انہوں نے انڈائریکٹلی پھر ڈکٹیٹ کرنا شروع ہوا, مگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہوئی. اس کو بھی انہوں نے اس کو ہٹا کر پھر آرمی کا پرسن لگا دی. مطلب اس طرح 3-4 مرتبہ وہاں پر انٹرونشن کی آرمی نے. تو ملک کے نظام دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا.
उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था आर्मी से। बिल आखिर अब आप देख रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान सेकंड टाइम वो अब उधर के वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक हो गया। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि तुर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कीपिंग द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ आर्म फोर्सेस इन तुर्किश पॉलिटिक्स। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना किरदार अदा कर रही हैं, मगर जो तुर्किश मिलिट्री आर्म फोर्सेस जो हैं वो इंटरवेंशन क्यों करती है। अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता, तो आप वहां पर बता दें कि वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की एक पर्सनैलिटी की वजह से वो हीरो बन गया था पूरी आर्मी का, आर्मी एक कस्टोडियन बन गई कि हम वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कमालिज्म का जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की जो आइडियोलॉजी है, हम उसको बचाएंगे और उन्हीं बुनियादों पर मुल्क का निज़ाम चलेगा। अगर कोई पर्सन, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को, बुनियादों को चेंज करने की कोशिश करते तो हम इंटरवेंशन करेंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, अब रजब तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट को भी उन्होंने सबोटेज करने की कोशिश की, मगर इतनी ज्यादा तादाद नहीं थी। आर्मी का एक सैंक्शन था, यानी कि एक गिरोह था, वो इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, तो इस पर काबू पा लिया गया। जो स्टेट के जो इदारे थे, फोर्सेस थी, और इसके अलावा आर्मी के जो कुछ मेजोरिटी थी वो रजब तैयब एर्दोगान के साथ रही। तो इस तरह उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो आर्मी के पर्सन थे, उनको बाकायदा सजाएं वगैरह भी हुई। तो इससे इंशाल्लाह उम्मीद है अब बेहतर हो रहा है, काफी काम बेहतर हो गया। जो रजब तैयब एर्दोगान वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मजहबी बुनियादों के ऊपर मुल्क का को इस्तवार कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेहतरी भी आ रही है वहां पर तुर्की में। अब आप देख रहे हैं वहां कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा ताल्लुकात बेहतर हो, जो वहां पर खानकाहों सूफीज्म जो हो गया या इस्लामिक टीचिंग्स पर पाबंदी थी, वो इस तरह ठीक हो रही है कि अभी आप देख रहे हैं वहां के आप ड्रामे देख लें, पहले के ड्रामे वो अभी देख रहे हैं। अर्तुगरुल हो गया, अलप अरसलान हो गया, वहां का जो सूफी थे वो बहुत, यार मुझे नाम भूल गया उनका, अभी उनके सूफी जो थे बहुत बड़े वहां के जो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर उन्होंने ड्रामा बनाया है सूफीज्म के ऊपर। तो इस तरह वो मजहबी बुनियादों को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो पॉपुलर कामयाब भी हो रहे हैं। ठीक हो गया क्वेश्चन में। अच्छा सॉरी, मैं एक और मेजर पार्ट तो इसका छोड़ ही गया हूं। तो अब जो अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि एक वहां पर असेंबली है, एक पार्लियामेंट है, उसके एक ही हाउस है, उसको कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली, जिसके बारे में बताया था 1920 में ये उन्होंने बनाया था, जब तक इस तुर्की बुनियाद भी नहीं डली थी। तो इसके थ्रू उन्होंने वहां पर आज़ादी भी हासिल कर ली थी। जो ग्रैंड नेशनल असेंबली है यही वहां की कानून बनाने की असेंबली है, लेजिस्लेटिव बॉडी इसको कहा जाता है। वहां पर मुकम्मल सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो पहले प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं था, पहले प्राइम मिनिस्टर सिस्टम था। तो अब वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मुस्तफा जो रजब तैयब एर्दोगान थे, ये दोबारा जो गवर्नमेंट में अब वो प्रेसिडेंट की हैसियत से हैं। ठीक हो गया। तो वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं, हेड ऑफ एग्जेक्टिव भी हैं। सेपरेशन पावर के तहत ये जो कवानीन बनाती है ग्रैंड असेंबली, एग्जेक्टिव को हेड कंट्रोल करते हैं जो वहां का प्रेसिडेंट है एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो जुडिशरी है वो भी आजाद है अपने मामला में। तो इस तरह वो अपने वहां पर डेमोक्रेसी काम कर रही है। तो डेमोक्रेसी की मेजर जो इसकी बुनियाद होती है यही होती है कि वो वहां पर हर पर्सन इक्वल हो और लोगों की मर्जी के साथ वहां पर काम हो। तो इस तरह के लोगों की मर्जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बेहतरी हो रही है। वहां पर डेमोक्रेसी जो वैल्यूज है वो बेहतर हो रही हैं पहले की निस्बत। पहले डिक्टेटर टाइप सिस्टम चल रहा था, वो बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं थी। वो कह लगे डेमोक्रेसी का नाम था, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी उसको कह सकते हैं, मगर अभी वो उन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों ने बहुत ज्यादा, तो अब वहां पर डेमोक्रेसी बेहतर हो चुकी है। चले, अगर इसके अलावा अगर कोई और पार्ट रह जाए देन काइंडली मुझे कमेंट में अच्छे तरीके से लाजमी आप बता दें, मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा या इसमें मजीद इसको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज।